तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। मेरे पीछे एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे कुछ ऐसा लग रहा होगा कि डोमिनेंस किसका हो सकता है? कांग्रेस का। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 3 जनरल इलेक्शंस कांग्रेस का फुल डोमिनेंस था। मतलब अगर मैं बात करूँ तो 3 जनरल इलेक्शन कितने साल हो गए? 15 साल, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स तक कांग्रेस का डोमिनेंस था। और डोमिनेंस भी था, कुछ चैलेंजेस भी थे उनके आगे। देखो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी देश की मतलब इलेक्शंस में जीती जरूर थी, लेकिन उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। फर्स्ट जो टॉपिक है, चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? एक डेमोक्रेटिक नेशंस को बिल्ड करना, डेमोक्रेटिक नेशन को बिल्ड करना। डेमोक्रेसी में क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल। यही होता है ना कि हम लोग इलेक्ट करेंगे, हमसे ही गवर्नमेंट बनेगी, हम ही इलेक्ट करेंगे और हमारे लिए ही बनेगी। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था 26 नवंबर 1949, साइन हुआ था 24 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950। इसलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है। इलेक्शन कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ था? जनवरी 1950। और फर्स्ट इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सिंह। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब होना था? 1950 में होना था, लेकिन कुछ कारणोंवश, कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ इश्यूज ऐसे हो गए थे, मतलब तो थोड़ा सा उसको डिले करना पड़ा और 1951 में इलेक्शन कंडक्ट करा। अच्छा, फर्स्ट अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डाटा, ठीक है, और इलेक्शन, पहले इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इलेक्शन में ऑलमोस्ट 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे जिनको वोटिंग राइट दिया गया था। पहले वोटिंग एज 21 थी, ठीक है। 3500 MLAs इलेक्ट होने थे और 489 MPs इलेक्ट होने थे लोकसभा के लिए, MLA स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और 17 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 15% वोटर ऐसे थे जो लिटरेट थे, कि इनको अगर समझाया जाएगा, कुछ समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा तो ये समझ जाएंगे। बाकी के नील बटे सन्नाटा। ठीक है। टू कंडक्ट इलेक्शन एट लार्ज स्केल, इलेक्शन कमीशन ट्रेंड ओवर 1 लाख ऑफिसर्स एंड पोलिंग स्टाफ। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सबसे बड़ा भार ये था, बर्डन ये था कि उसको 1 लाख से ज़्यादा ऑफिसर्स थ्रू आउट द इंडिया, थ्रू आउट द नेशन ट्रेन करने पड़े, पोलिंग स्टाफ ऑफिसर्स, कि कैसे इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाए। नेक्स्ट, फर्स्ट इलेक्शन। जो फर्स्ट इलेक्शन था वो हमारा फर्स्ट बिग टेस्ट था डेमोक्रेसी का इन पुअर एंड इलिटरेट कंट्री। गरीब भी है, अनपढ़ भी है, और पहला इलेक्शन आज़ादी के बाद, तो सबसे बड़ा टेस्ट। तो फॉरेन न्यूज़पेपर्स वगैरह तो ये मान के बैठे थे फेल होगा, तो हमारा फर्स्ट इलेक्शन था, ये फेल होगा, कंडक्ट ही नहीं करा सकते, ये सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। हर कोई ये बोल रहा था, बाहर बैठा हो, इंडिया से बाहर जो भी बैठा होता, हर कोई। यूएस ले लो, ऐसी कौन सी दो चीज है? इलेक्शन नहीं था, एक छोटी इलेक्शन होना एक बहुत छोटी चीज है, लेकिन इलेक्शन करवाना इतने डाइवर्स नेशन में जो अभी अभी बना है, जिनको लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये सब मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कैसे कराएंगे? अनपढ़ लोग से तुम अंगूठा लगाओगे, वो कहेंगे तुम्हारी हमारी जमीन ले गए तुम, हम नहीं लगाते अंगूठा, भाई यहाँ से। अनपढ़ लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। हमें क्या मतलब समझाना नहीं सर, उन्हें बेवकूफ बनाना यार। तुम बेवकूफ भी नहीं, एक बात बताओ, तुम बेवकूफ भी कैसे बनाओगे? अंगूठा तो उसको पता है ना कैसे लगना है। अगर वो अंगूठा लगा रहा है या कहीं पर उंगली लगा रहा है, उंगली लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वोट कर रहा है, इतना बड़ा पेन से दबा दे। अराउंड 40 लाख वुमेन वर नॉट रिकॉर्डेड। अच्छा, ऐसा था कि
डाटा में ऐसा आया कि 40 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनका नामो निशान ही नहीं है। वो लिखी हुई है एज अ सिस्टर ऑफ, एज अ डॉटर ऑफ, एज अ मदर ऑफ, एज अ वाइफ ऑफ, उनका नाम ही नहीं है रिकॉर्ड में उस टाइम। तो इलेक्शन कमीशन को क्या करना पड़ा, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस एंट्रीज, तो उनको हटाना पड़ा। कैसे इंडिविजुअली कैसे चेक करोगे यार। तो जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया था कि फॉरेन कंट्रीज को ये लगता था कि जो डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है, ओनली इन प्रॉस्परस कंट्रीज लाइक यूरोप एंड, इनको लग रहा है कि ये क्या करेगा, नया देश बना है, गरीब है और अनपढ़ है, गवार है, कैसे संभलेगा। लेकिन हमने क्या करा, हमने वुमेन को वोटिंग राइट दिए, लेकिन यूरोप में उस टाइम पे वोटिंग राइट नहीं थे वुमेन को। और हमारा जो सिस्टम था वोटिंग राइट देने का था वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने वुमेन को भी वोटिंग राइट दिए। इंडिया ने अडॉप्ट करा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और इलेक्शन पोस्टपोन किया गया 2 बार और फाइनली हेल्ड किया गया अक्टूबर 1952 टू फेब। तो इन 4 महीने में इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए, ठीक है। और द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वाज एनकरेजिंग, लोग बहुत अच्छे लेवल पे वोट करने के लिए आए, मतलब जो इसकी उम्मीद भी नहीं थी ना वो भी वोट करते हैं, ठीक है। मोर देन हाफ द एलिजिबल वोटर टर्न आउट टू बी वोट, ठीक है। ऐसा होता है कि आधे से ज़्यादा जो 8.5 करोड़ लोग, हाँ मतलब ये लगा लो कि मोर देन हाफ, 8.5 करोड़ लोग से ज़्यादा वोट करने के लिए आए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आज भी अगर आप वोटिंग परसेंट देखो ना तो 60-65 के आसपास जाता है। पूरे लोग वोट नहीं करते हैं, लोग सोचते हैं एक छुट्टी मिली है क्या ही वोट करना, कोई माइग्रेट हो गया इधर से उधर जॉब के चक्कर में उसका वोटिंग राइट। तो ये ऐसे कंडीशन है आज। India's general election of 1952 became landmark in the history of democracy of the world. तो ये इसने एक लैंडमार्क क्रिएट कर दिया डेमोक्रेसी में थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्लियर है। नेक्स्ट जो हेडिंग है, कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। कांग्रेस ने पहला जनरल इलेक्शन जीता। अच्छा, कांग्रेस की जो लेगेसी थी वो नेशनल मूवमेंट से चलती आ रही थी, क्योंकि कांग्रेस 1885 में बनी थी, ठीक है। एज अ प्रेशर ग्रुप बना था कांग्रेस पार्टी। अच्छा, कांग्रेस का नाम कांग्रेस क्यों लिखा गया पता है? यूएस में जो गवर्नमेंट बनती है ना, फॉर्म होती है, उसको कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 2 पार्टी है, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। और यूएस उस टाइम पे गवर्नमेंट वगैरह बना रहा था, तो इंडियंस को ये लगा कि हम अपने इंडिया में खुद की सरकार बनाएंगे और हम कांग्रेस बनाएंगे। इस वजह से उन्होंने पार्टी का नाम नहीं रखा, उन्होंने इंडिया में जो सरकार बननी थी उसका नाम रखा कांग्रेस। तो बाय द टाइम वो पार्टी का नाम हो चुका, ठीक है। तो बहुत से लोगों को नहीं पता हुआ ये, ठीक है। ये बता दिया नाइट लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट से इसका थोड़ा सा फायदा हो चुका है। कांग्रेस वॉन 364 आउट ऑफ 489 सीट, ठीक है। अब ऐसा था कि कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के बाद जो छोटी छोटी और भी अदर पार्टीज थी जो इस इलेक्शन में लड़ी थी, और 364 के बाद इनका नंबर था सेकंड पे, जिनको बस 16 सीटें मिली थी। कम्युनिस्ट पार्टी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, 1950 में बन गई थी, ठीक है। तो कांग्रेस ऑल्सो वॉन स्टेट इलेक्शंस, उन्होंने स्टेट इलेक्शंस भी जीते। इट वॉन मेजोरिटी ऑफ सीट्स एक्सेप्ट ट्रेवनकोर, जो एरिया पड़ता है आपका कोचीन, मद्रास, उड़ीसा। फाइनली कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट, इन्होंने गवर्नमेंट बना ली थी। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सेकंड और थर्ड इलेक्शन में कांग्रेस ने सेम पोजीशन मेंटेन करी थी, ठीक है। कांग्रेस ने 3/4 सीटें जीती हमेशा। नो अदर पार्टी, किसी और पार्टी ने 110 सीट भी नहीं जीती है। 110 मतलब अगर कितनी सीट है, 450 सीट भी है तो 45 सीट्स भी नहीं आई है, ठीक है। तो 1957 में केरला में कॉलिशन गवर्नमेंट बनी थी CPI की, ठीक है। तो एक तरह से वो कम्युनिस्ट पार्टी थी वहाँ की। कांग्रेस वॉन 3 आउट ऑफ 4 सीट बट डिड नॉट गेट इवन हाफ ऑफ द वोट्स। अब वोट्स का ऐसा होता है, आप एक जगह से जीत रहे हो, ठीक है। मतलब ये मान लो कि आप
एक जगह पे 1 वोट से जीते हो, एक जगह पे 10 वोट से जीते हो, एक जगह पे 100 वोटों से जीते हो, लेकिन आप जीत रहे हो। सीट मैटर करती है ना जीतना, तो वो सीट तो इनकी काउंट हो रही थी, लेकिन इनको वोटिंग परसेंट इनका हाफ से ज़्यादा भी नहीं जा रहा था। तो वोटिंग परसेंट जो था, इनको जो वोट मिल रहे थे 45% मिल रहे थे, बाकी के वोट अदर पार्टीज को मिल रहे थे, लेकिन वो अलग अलग थी, इसलिए वो सरकार नहीं बना पा रही थी, क्योंकि इनमें डिस्प्यूट था। उनको अभी कोलिजन का आइडिया नए नए हुए थे यार, उनको लगा हम सरकार बनाएंगे, अकेले अकेले बनाएंगे, अकेले अकेले, लेकिन नहीं। 74 सीटें ये जीत रही थी, लेकिन 45% वोट के साथ। अगर 17 करोड़ लोगों ने वोट किया है, ठीक है, तो स्टार्टिंग से हैं? स्टार्टिंग से या फिर सेकंड थर्ड? नहीं, स्टार्टिंग से, ठीक है। 17 करोड़ वोटिंग है एलिजिबल वोटर, और 10 करोड़ लोग वोट किया है, तो 10 करोड़ में से 45 कितना हो गया? 4.5 करोड़ वोट ये ले रहे थे बस, ठीक है। The party that gets more vote than other tends to get more than its proportional share, ठीक है। तो मैंने जैसे तुम्हें बताया था, जो पार्टी ज़्यादा वोट ले लेती है उसको सीट मिलने के चाहे तुम 1 वोट से जीतो उस सीट पे, चाहे तुम 100 वोटों से जीतो, तुम्हारी सीट तो तुम्हारी होगी ना, तो ये फर्क पड़ता है, ठीक है। और नॉन कांग्रेस टुगेदर गोट मोर वोट देन द कांग्रेस, ये बता दिया था, बट नॉन कांग्रेस डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट राइवल पार्टीज एंड कैंडिडेट। तो ये डिवाइड थी, यूनाइट नहीं थी नॉन कांग्रेस पार्टीज, ठीक है। कांग्रेस वे अहेड ऑफ द ऑपोजिशन एंड मैनेज टू विन। कांग्रेस बहुत आगे चल रही थी ऑपोजिशन से, ऑलमोस्ट 60-50 ईयर्स आगे चल रही थी, क्योंकि कांग्रेस 1885 में बनी, तो उसका एक्सपीरियंस काउंट हुआ है, ठीक है। जब अपोजिशन पार्टी जब अपोजिशन पार्टी सोचती थी रैली करने के लिए और कैसे अपना ब्लूप्रिंट बनाती थी, तब तक तो कांग्रेस रैली करके खत्म कर देती थी, है ना। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। अब कांग्रेस का नेचर क्या था डोमिनेंस का? सिंगल पार्टी टू रूल। बहुत सारी कंट्रीज में सिंगल पार्टी रूल चलता है, जैसे कि चाइना, आपका क्यूबा, सीरिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है उनको। कुछ सिंगल पार्टीज रूल होती है कंट्रीज, जैसे म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, और इनमें जो वन पार्टी सिस्टम जो चलता है वो लीगल या मिलिट्री के नॉर्म्स पे चलता है, ठीक है। तो ये है मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान, वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट है ये। और कहीं ना कहीं इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन मैनेज हो पाए, मतलब जो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस है, जैसे इंडिया की कांग्रेस है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, ऐसी ही एक अफ्रीका की जो आपके उन्होंने नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी। अपार्थाइड पता है ना तुम्हें क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? रेसिज्म फाइट, क्या रेसिज्म की फाइट भी किया। हाँ, अपार्थाइड फाइट फॉर द रेस, मतलब अगेंस्ट द रेसिज्म। रेसिज्म मतलब हम ब्लैक वाइट का बहुत, ब्लैक्स को यहाँ ट्रैवल नहीं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही ट्रैवल किया जाता था, ब्लैक्स वाइट को बहुत सारे राइट, कुछ जगह नहीं जा सकते। हाँ, तो ये सब था, तो अपार्थाइड था वहाँ पे, ठीक है। तो अफ्रीका नेशनल कांग्रेस यहाँ पर अब अपना इलेक्शन एंजॉय करते हैं, मतलब वोटिंग राइट वगैरह। सक्सेस ऑफ कांग्रेस एक लीगेसी है फ्रीडम स्ट्रगल की। कांग्रेस की जो मैंने तुम्हें बताया ना कि सक्सेस के पीछे का राज क्या है, तो फ्रीडम स्ट्रगल से ही चलता चला आ रहा है, ठीक है। कांग्रेस एक्सपीरियंस्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, और एडवांटेज मिला हुआ है फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स, कि सारे ब्लॉक्स में सबसे पहले है। ऑल्सो एड ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क डाउन टू द लोकल लेवल। ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क मतलब पूरा जाल बिछा रखा था इन्होंने लोकल लेवल तक, ठीक है। ऑल द फीचर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट वॉज ऑल इंक्लूसिव। नेशनल मूवमेंट की जो नेशनल मूवमेंट इन्होंने जो करा है ना, वही इन्होंने इलेक्शन में डाल दिया। These factor contributed to the dominance of the Congress। यही फैक्टर थे कांग्रेस की डोमिनेंस। खत्म, टाटा बाय बाय, कर लो क्या करोगे। नेक्स्ट, कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिजन। अब कांग्रेस के अंदर भी पार्टी हैं, कांग्रेस के अंदर भी पार्टी हैं, इतनी पार्टी में पार्टी है, एक खुद का कोलिजन बनना हुआ कांग्रेस में। कांग्रेस का ओरिजिन हुआ था 1885 में, एओयू ने एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और एज अ प्रेशर ग्रुप था, बाद में ट्रांसफॉर्म हो गया पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग थे स्टार्टिंग में, अपर कास्ट थे, अपर मिडिल क्लास, अर्बन एलीट, पढ़े लिखे लोग, लिटरेट, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बंदे थे कांग्रेस में। और अब देख लो सब लॉयर्स ही थे ना। और अब देख लो
इतने समझदार। After every civil disobedience movement, its social base widened. कांग्रेस ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो इतना भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किए थे, उसके बाद इनका एक सोशल बेस और लंबा हो जाता था और बड़ा हो जाता था। अप्रोच मतलब इनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। डाइवर्स ग्रुप, पीजेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन डेवलपर्स, विलेजर्स, वर्कर्स, ओनर्स, मिडिल लोअर, अपर क्लास का सब मतलब डाइवर्स एक बढ़िया सा इनका ग्रुप बन जाता था। किसी भी एरिया का जो भी सबसे influential देखो ऐसे पहला आपका इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट करा था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या था स्टार्ट मतलब ठीक है, तो उनका ये था कि ज़्यादा मास मूवमेंट नहीं हुआ था, ठीक है, हुआ था लेकिन बहुत लार्ज स्केल पे इतना ज़्यादा नहीं हुआ था स्टार्टिंग, क्योंकि सबसे पहला मूवमेंट था, लोगों को पता ही नहीं था मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। बाद में जब पता चला सबसे आखिरी वाला जो मूवमेंट था 1942 वाला क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई, फिर तो लोग घरों से बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कांग्रेस इमर्ज एज अ रेनबो लाइक सोशल कोलिशन, एक रेनबो की तरह, मतलब इसमें बहुत सारा डाइवर्सिटी हर सेक्शन एरिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी है वो कांग्रेस में है, हाँ पूरा इंडिया से, ठीक है। तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी एक कोलिशन की तरफ बहुत सही थी कि मतलब रिफ्लेक्ट होता था कि एक ये कोलिशन है कांग्रेस अपने आप में, ठीक है। एकोमोडेट, रेवोल्यूशनरी, पैसिफिस्ट, एकोमोडेट की मतलब कांग्रेस में कौन कौन लोग लाई करते थे, रेवोल्यूशनरी या पैसिफिस्ट, कंजर्वेटिव या रेडिकल। कंजर्वेटिव होते हैं कि मतलब पुरानी सोच, रेडिकल होते हैं अपना ओपन, ठीक है, सब कुछ। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं कि अभी खत्म कर दूंगा, अभी खत्म, मारो बम इनको अंग्रेजों पे। तो भगत सिंह जी एक्सट्रीमिस्ट थे, अगर ये 4 साल रह जाते ना, मतलब इन्होंने 1929 में इन्होंने सॉन्डर्स को मारा था, 1930 में इनको मतलब इनको पकड़ लिया गया था, केस में तो बम वगैरह था, इन पे कार्रवाई हुई थी। 1931 में मार्च में इनको, अगर ये 31 से 35 अगर ये पकड़े नहीं जाते ना 4 साल, इनकी सरकार बनती। ये इतना धुआं कर देते ना मार के बम, अबे भाई बम बना के मार दिया यार असेंबली में। ब्रिटेन की मतलब ऐसा हो गया था, ब्रिटेन सुन के खत्म, सद्बुद्ध खो गई थी इनकी, क्या कर दिया असेंबली बम आ गया। इनको तो ब्रिटिशर्स को तो कांग्रेस से मतलब होता था कि कांग्रेस अभी आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, बोल बाल के चले जाएंगे। एकदम से निकले भगत सिंह जी, आए, बम मारा, चले गए। ब्रिटिशर्स को आदत थी कांग्रेस लिपर करेगी, इधर प्रोटेस्ट करेगी, उधर मूवमेंट करेगी, अनशन करेंगे, खत्म करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बात करेंगे बैठ के, खत्म। 4 को जेल में डालो, 4 को पीटो, 4 को लटका दो, 4 भाग गए, खत्म, कांग्रेस खत्म। लेकिन उन्होंने ये कांग्रेस के सिलेबस में से आउट ऑफ सिलेबस आ गए भगत सिंह जी। धुआं बम अलग मारा, सॉन्डर्स को अलग मारा। सॉन्डर जिन्होंने वो लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज का आदेश दिया था, इंस्पेक्टर था वो, सब इंस्पेक्टर। उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी भाई, ब्रिटिश सरकार, कान से खून आ गया सुनने के बाद। तभी तो एक मतलब इन्होंने तुरंत इन्होंने उसका फैसला ले लिया था फांसी का, कि ज़्यादा देर जेल में रखेंगे। हाँ, जिंदा ही नहीं रखना इनको, भगत सिंह जी को ज़्यादा जेल में रख दिया तो जेल तोड़ के लोग ले जाएंगे इनको, क्या करेंगे। क्योंकि एक ना इन्होंने एक तरह से होता ना, तुम अगर तुम्हें गर्मी में वो पिला दो ना, वो क्या होता है आजकल वो चलिए वो अरोड़ा लेमन की तरह रेड स्टिंग, तुम्हें स्टिंग पिला दो, तुम्हें ऐसा शरीर में करंट। तो भगत सिंह जी ने स्टिंग पिला दी थी पूरे देश को। पर इसके खिलाफ तो वो होंगे ना, कौन? एक्सट्रीमिस्ट से भगत सिंह जी, मॉडरेट कांग्रेस, ठीक है, राइट लेफ्ट, जो सरकार की सुनते हैं, जो सरकार की नहीं सुनते हैं, ऑल शेड्स ऑफ सेंटर, तो मतलब तरह तरह के लोग थे। तो सब सारे ये लोग कांग्रेस में भर्ती हुए थे। कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म था बहुत ज़्यादा ग्रुप्स का। इंडिपेंडेंस से पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशन और पार्टीज थी जो जिनके अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन से या खुद के अपने नॉर्म्स से वो कांग्रेस में ही लाया करते थे, ठीक है। जैसे
सोशलिस्ट पार्टी। क्लियर है? नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। फैक्शंस होता है स्मॉलर ग्रुप विद इन द बिगर पार्टी, और ठीक है, तो ये छोटा गुट कहते हैं, गुट कहते हैं। कोलिशन गेव अनयूजुअल स्ट्रेंथ मतलब एक अलग सी उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दी थी कॉलिजन ने कि ये अनब्रेकेबल है, ठीक है। कुछ टाइम तक तो इन्होंने इंजॉय करा काफ़ी कॉलिजन को, और कॉलिजन अकोमोडेट ऑल पार्टी टू ज्वाइन, सारी पार्टियां ज्वाइन कर सकती है, ठीक है। कॉलिजन ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंस एंड एम्बिशियस ऑफ वेरियस ग्रुप्स एंड लीडर्स। तो कॉलिजन में आपका अगर कोई कॉलिजन गवर्नमेंट बन रही है, अगर कोई कॉलिजन गवर्नमेंट बन रही है तो ऑब्वियस है कि डिफरेंट पार्टीज मिलके बना रही हैं, तो आपस में उनका टॉलरेंस लेवल भी होगा, एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो इसके बाद कांग्रेस डिड बोथ ऑफ दीज थिंग ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो कांग्रेस ने ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखी कि सारी पार्टी ज्वाइन कर सकती है और उनका आपस में ग्रेटर टॉलरेंस वगैरह होगा इंटरनल डिफरेंस को लेके। Groups inside the party are called factions. Some factions based on ideological consideration, कि कहीं ना कहीं एक सेम आइडियोलॉजी है, ठीक है, जो आपकी है वही है हमारी, क्यों अलग अलग? तभी तो एक उसमें है। सब फैक्शन कांग्रेस के अंदर जो पार्टी है उन वो अलग अलग पार्टी के कुछ सेम वो है, हाँ, आइडियोलॉजी सेम, कुछ के ना, मतलब आइडियोलॉजी सेम है, तभी तो आप एक कमरे में रह रहे हो। पर सीपीआई की और उनकी तो सेम नहीं है ना। अच्छा, तो डिफरेंट रीजन्स हैं, ऐसा तो नहीं कि एक ही रीजन से बहुत सारी पार्टी, फिर तो एक ही पार्टी होनी चाहिए। डिफरेंट रीजन से वहाँ सबकी आइडियोलॉजी सेम, गुजरात की आइडियोलॉजी सेम है तो बंगाल की सेम है, तो वो एक ही अम्ब्रेला के अंदर, अम्ब्रेला होगी कांग्रेस, एक ही अम्ब्रेला के अंदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सम फैक्शंस फाइट विद ईच अदर विद इन द पार्टी। कभी कभी ऐसा होता था कि वो आपस में ही मतलब फाइट कर लेते थे इलेक्शंस को लेके। फाइट का मतलब इलेक्शंस फाइट कर लेते थे पार्टी के अंदर ही, ठीक है, लेकिन पार्टी से बाहर नहीं जाते थे। डिफरेंट आइडियोलॉजी होती थी, इंटरेस्ट होते थे, रिमेन विद इन द कांग्रेस के अंदर ही रह के वो अलग अलग नेगोशिएट कर लेते थे, फाइट करते थे, अपना इलेक्शंस कंटेस्ट कर लेते, ठीक है, लेकिन रहते कांग्रेस में। तो कांग्रेस उस टाइम पे एक तरह से कॉलिजन, अपने आप में कॉलिजन गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो ये टॉपिक इसलिए बताया गया। द सिस्टम ऑफ फैक्शंस फंक्शनड एज बैलेंसिंग मैकेनिज्म विद इन द रूलिंग पार्टी। तो बैलेंस बना के रखा हुआ है। सपोज करो मतलब कि एक अम्ब्रेला है कांग्रेस, ठीक है, अम्ब्रेला में दो बाउल्स हैं, ठीक है, तो ये भी फॉट कर रही है इलेक्शंस, ये भी फॉट कर रही है इलेक्शंस, ये हार गया, ये जीत गया, ओवरऑल कांग्रेस ही जीता, तो कांग्रेस बैलेंस बना के रखो, ठीक है, कि आप इससे इस जगह से लड़ लीजिए, आप उस जगह से लड़ लीजिए, जीत हमारी होगी। तो कांग्रेस बहुत तेज थी। Therefore, first decade Congress act as a ruling party and opposition party. रूलिंग भी यही है जो जीती है, जो हारी है अपोजिशन भी यही है, कांग्रेस ही कांग्रेस है, ठीक है। एंड डिस्क्राइब्ड एज अ कांग्रेस सिस्टम। ये कौन सिस्टम? लास्ट टॉपिक है आपका इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज। अब अपोजिशन पार्टीज कैसे इमर्ज हुई? द रूट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द नॉन कांग्रेस पार्टीज ऑफ टुडे कैन बी ट्रेस्ड टू वन और द अदर ऑफ द अपोजिशन पार्टीज ऑफ द 150। तो अभी के टाइम के जो नॉन कांग्रेस के अलावा, मतलब कांग्रेस के अलावा जो भी पार्टीज है, सब कांग्रेस के अंदर से, तो कहीं ना कहीं उनका 1950 से ओरिजिन है, ठीक है। ऑल द अपोजिशन पार्टी सक्सीडिंग गेनिंग ओनली अ टोकन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जो जितना भी अपोजिशन है इस पीरियड में, जो ये 1950s to 60s का पीरियड है, इनको सिर्फ टोकन रिप्रेजेंटेशन मिलता था, जीतते नहीं थे। कांग्रेस को किस जगह जीतने दिया था? कांग्रेस ही जीतता था, ये लोग नहीं जीतते थे।
इनका बस ये था कि हाँ भाई पार्टी है, तो एक तरह से इनके ऊपर ठप्पा लगा होता है पार्टी। थोड़ा पैसा मिलता होगा। पैसा क्या मिलता है, हार अगर इलेक्शन हार जाओ इतने वोट तो पैसा और जब्त हो जाता है। कांग्रेस गधा बना के जीत गई। ठीक है। Their presence played crucial role in maintaining democratic character of the system. मतलब एक तरह से इनकी जो प्रेजेंस है सिर्फ और सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को बैलेंस करने में लगी हुई है सिस्टम में। ठीक है कि ठीक है, अथॉरिटेरियनशिप नहीं है, ठीक है कि मतलब डिक्टेटरशिप नहीं है, कांग्रेस बैलेंस करो अपोजिशन। Offered sustained and often principled criticism of the policies and practice of the Congress। कभी कभार ये क्या करते हैं, जो कांग्रेस की जो पॉलिसीज है, कांग्रेस जो भी प्रैक्टिस कर रही है अपनी पॉलिटिकल एजेंडा या कोई भी पॉलिसीज फ्रेम कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है। दिस kept ruling party under check and often changed the balance of power within the Congress। और कहीं ना कहीं ये आपका क्रिटिसिज्म और ये आपकी प्रेजेंस, अपोजिशन की प्रेजेंस क्या इंश्योर करती है, चेक एंड बैलेंस ओवर द रूलिंग पार्टी। ठीक है, आपके ऊपर कोई और है, आपको कोई देख रहा है, आप ऐसे कुछ गलत काम नहीं कर सकते हो। आप इलेक्ट होके आए हो तो ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे, अपोजिशन है यहाँ पर। ठीक है, इनका ये काम था, भले ही ये जीते नहीं लेकिन इनका ये काम। अर्ली ईयर्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड अपोजिशन। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती थी। ठीक है, आप आए हैं, आप बड़े हैं, आपने मतलब ऑब्वियसली नेहरू की तो लोग इज्जत करते ही होंगे उस टाइम पे। आज़ादी कांग्रेस ने दिलाई, कांग्रेस का एक बड़ा नेता उस टाइम पे, नेहरू से भी बड़े नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उनको प्रधानमंत्री बनना पड़ा। एक ही रीजन ठीक है। Personal relationship with and respect for political adversaries declined after the party competition grew more intense। तो जो भी अपना पर्सनल रिलेशनशिप था, ठीक है, या इनके बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट था, ठीक है, ये डिक्लाइन होने लगा और पॉलिटिकल कंपटीशन रेस बढ़ने लगा। ठीक है, समझदारी है लोगों ने समझा, पॉलिटिकल सिस्टम को समझ लिया। फर्स्ट फेज यूनिक था डेमोक्रेटिक, मतलब पॉलिटिक्स के लिए इंडिया में। ठीक है, बहुत यूनिक था, इतना बड़ी कंट्री है, डाइवर्स कंट्री, इलेक्शन कंडक्ट कराए गए, इतनी पार्टीज़ हैं, एक पार्टी बन के आई है लगातार, मतलब ये एक लेगेसी है उस पार्टी की, वो जीत रही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यूनिक था फर्स्ट फेज। वर्ल्ड शॉक हो गया था कि ये इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ, लैंडमार्क वो था। ठीक है, इंक्लूसिव करेक्टर ऑफ नेशनल मूवमेंट लेड बाय द कांग्रेस। इंक्लूसिव करेक्टर, नेशनल मूवमेंट का जो भी करेक्टर था कांग्रेस के अंदर था। ठीक है, एनेबल इट टू अट्रैक्ट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द ग्रुप, सेक्शंस, ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट, मेकिंग इट ब्रॉड बेस्ड सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। तो एक जो नेशनल मूवमेंट का जो करेक्टर था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर था, और वो ये क्या अट्रैक्ट करता था कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं या सेक्शंस हैं उनकी आइडियोलॉजीज एक दूसरे से मिले और एक होके कोलिजन बनाए। ठीक है, तभी कांग्रेस को कोलिजन सिस्टम बोला गया। ठीक है, सेक्शन, ग्रुप एंड इंटरेस्ट, मेकिंग इट ब्रॉड बेस्ड सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिजन। सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिजन बनाया गया है कांग्रेस को। ठीक है, की रोल ऑफ कांग्रेस इन फ्रीडम स्ट्रगल गेव इट अ हेड स्टार्ट ओवर द अदर। ऑब्वियसली फ्रीडम स्ट्रगल ने इसमें पहले से इसको एक्सपीरियंस मिला हुआ, तो इसका एक हेड स्टार्ट है, एक पहले से इसका एक पड़ाव क्लियर है। And therefore the Congress dominance constitute only one phase in the politics of the first phase जो था आपका 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस का डोमिनेंस क्लियर है, और चैप्टर एंड से आज चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।